हेलो स्टूडेंट्स। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था सर स्प्लिटिंग का वीडियो चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आज मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और अगर आप लोगों का ऐसे सहयोग मिलता रहा तो आपको कंटिन्यू और नेक्स्ट आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रपोज्ड बाय बेथे एंड बान ब्लैक। इस थ्योरी को बेथे और बान ब्लैक ने प्रपोज किया था, बट अप्लाई किसने किया था? दिस थ्योरी अप्लाइड बाय ऑर्गेल। दिस थ्योरी अप्लाइड बाय ऑर्गेल। तो द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स repel, तो repel the d electron of metal ion, repel the d electron of metal ion। कि लिगेंड्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल आयन के डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों के बीच रिपल्सन होता है और यही रिपल्सन क्या करता है कि इंक्रीज दिस रिपल्सन इंक्रीज द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। This repulsion increase the energy of d orbital, so the energy of all 5 d orbitals no longer remain same, no longer remain same। अब लिगेंड्स के डायरेक्शन में जो भी ऑर्बिटल आ जाएगी, या तो एक्सियल या नॉन एक्सियल, तो जो ऑर्बिटल आ जाएगी वहां रिपल्सन ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो इससे थोड़ा दूर रहेगा तो उसमें रिपल्सन कम हो पाएगा तो उसकी एनर्जी लो हो जाएगी। तो वही इसमें मेन, जैसे एक कॉम्प्लेक्स है टेट्राइमीन कॉपर सेकेंड आयन, तो इन दिस कॉम्प्लेक्स तो कॉपर आयन इज ए मेटल आयन, मेटल आयन कंटेन डी इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिया इज ए लिगेंड्स, अमोनिया इज ए लिगेंड्स एंड कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जो रिपल्सन हो रहा है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड्स एंड डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयन, इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा, और रिपल्सन जितना ज्यादा होगा वही करेगा इंक्रीज द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इंक्रीज द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के प्रभाव के कारण पांचों डी ऑर्बिटलों की जो एनर्जी होती है वो आपकी सेम नहीं रहती है, मींस डी जनरेसी इज डिस्ट्रॉयड। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स, in the influence of ligands field, degeneration of the orbitals is destroyed and it is split into 2 or more energy level, and is split into 2 or more energy level। so पहले तो हम 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट करते हैं। 2 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल्स मींस फर्स्ट होता है T2G सेट and the another set is known as EG set। T2G set containing 3 orbitals dxy, dyz, dzx। जे आपकी नॉन एक्सियल होती हैं, नॉन एक्सियल का मतलब जे एक्सिस के मिडिल में होते हैं, मतलब बिटवीन द एक्सिस, जे बिटवीन द एक्सिस होती हैं। और यहां पे जब इजी सेट की बात करेंगे तो यहां पे 2 होंगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनको बोलते हैं एक्सियल, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, और जो एक्सिस पे ही होती हैं विथ इन द एक्सिस, विथ इन द एक्सिस। तो लिगेंड्स के मेटल इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा। This repulsion increase the energy of d orbitals। Under the influence of ligands, under the influence of ligands, degeneration of the orbital is destroyed and is split into 2 energy level, T2G and EG, T2G and EG। so the difference between the difference of energy, the difference of energy between T2G and EG set, EG set of d orbital is called crystal field stabilization energy, crystal field stabilization energy।
तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेपलिंग एनर्जी हाई होगी, और जो वीक लिगेंड्स होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लो होगी। यानी ठीक है। अब देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, splitting of d orbitals in octahedral complexes। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एंड ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पे देखिए ये क्या है आपका, ये मेटल सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल आयन जब लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में आएगा, ये आपकी लिगेंड्स का इन्फ्लुएंस है, तो यहां की फील्ड सिमेट्रिकल है, फील्ड सिमेट्रिकल है, लेकिन ज्यादा देर तक सेंट्रल मेटल आयन इसकी फील्ड को सिमेट्रिकल महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स एंड डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयन, इनके बीच रिपल्सन होता है। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल में, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल, so the ligands with a smaller size, large negative charge with good sigma turner and pi sector properties will give ligand field splitting, will give ligand field splitting। अब हम इसको एक डायग्राम से क्लियर करेंगे। जे आपकी मेटल आयन की 5d ऑर्बिटल्स हैं, 5d ऑर्बिटल्स ऑन मेटल आयन, तो d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। तो यहां तो आपकी 3 तो होती है T2G और 2 होती हैं Eg। ये T2G हो गया और एक Eg हो गया। अब एवरेज एनर्जी जब लिगेंड्स के उसमें आएंगे तो पहले तो सिमेट्रिकल फील्ड रहेगी, तो यहां पे हो जाएगा एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन spherical or symmetrical crystal field। लेकिन जब लिगेंड्स और मेटल आयन के बीच रिपल्सन होगा तो बहुत देर तक आपकी सिमेट्रिकल नहीं रह पाएगी, तो एक 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएंगी। अब लिगेंड्स के डायरेक्शन में चाहे एक्सियल आ जाए या नॉन एक्सियल आ जाए, तो एक्सियल आती है इसलिए यहां पे रिपल्सन इसमें ज्यादा होगा, यहां रिपल्सन ज्यादा होगा, इसको ईजी सेट बोल देते हैं। तो ईजी सेट में 2 ही आते हैं, dx² - y² एंड dz²। तो यहां इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, और यहां चूंकि ये लिगेंड से काफी दूर होते हैं तो यहां पे रिपल्सन कम होगा और इसकी एनर्जी जो है तो लोअर हो जाती है, T2G सेट। ये क्या है? T2G सेट। सो द डिफरेंस बिटवीन difference of energy between T2G and Eg set of d orbital is known as crystal field splitting energy, or denoted by delta O, O subscript for octahedral, और this is known as barycenter। तो यहां पे देखिए इसकी एनर्जी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। कितनी इंक्रीज करेगी? तो यहां पे 3/5 इंक्रीज कर जाएगी। तो 3/5 का मतलब हो गया 0.6 डेल्टा O। तो इतनी यहां पे इंक्रीज कर जाएगी, और यहां पे क्या होगी? 2/5 डिक्रीज कर जाएगी, मीन्स आपका 0.4। तो यहां पे डिक्रीज हो रही है और यहां इंक्रीज हो रही है। इन दोनों डी ऑर्बिटलों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Eg की एनर्जी हायर हो जाती है और T2G की एनर्जी लोअर हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, दो कंडीशंस आ जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डेल्टा O मींस ऑक्टाहेड्रल, P फॉर पेयरिंग एनर्जी। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है। हाई स्पिन अगर वीक फील्ड लिगेंड्स है, वीक फील्ड लिगेंड्स, तो यहां पे क्या है, होन्स रूल ओबे करते हैं। कौन सा रूल? होन्स रूल ओबे करते हैं। जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है मेटल आयन का, जैसे आपके पास D4 कॉन्जुगेशन है, तो हमें इसमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G सेट की एनर्जी कैसी होती है, लोअर, और Eg सेट की एनर्जी कैसी होती है, हायर। तो पहले तो अकॉर्डिंग टू होन्स रूल, चूंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे होन्स रूल भी लगेगा, आप बाउला भी लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन T2G सेट में जाएगा, उसके बाद Eg सेट में जाएगा। तो यहाँ पे T2G सेट में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और Eg सेट में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहां बोल देंगे T2G और यहां बोल देंगे Eg। तो D4 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, तो इसका हो गया T2G3 Eg1। सपोज दैट D5 कॉन्जुगेशन होता, तब क्या हो जाता है इसका, तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाते, नहीं 1 2 3 4 5, तो इसका हो जाता T2G3 Eg2। अब जैसे अगर हमें D6 का निकालना है, सपोज दैट D6 का कैसे निकालेंगे, देखिए T2G सेट, Eg सेट, तो 1 2 3 4 5 6 से हो गया। क्योंकि होन्स रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अंटिल अनपेयर्ड, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अंटिल अनपेयर्ड। तो यहाँ पे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4, और Eg में कितने हो गए, 2। अब ये तो कंडीशन थी जब आपका हाई स्पिन वीक फील्ड लिगेंड्स है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तब क्या करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए दूसरी कंडीशन यहां पे आ जाती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और ये कैसे होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। लो स्पिन क्यों होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लेस, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो ये होन्स रूल को भी नहीं करता है जब तक T2G पूरी फुल नहीं हो जाएगी, जब तक T2G में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएंगे, जब तक Eg में ट्रांसफर, या जब तक Eg में नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम D4 कॉन्जुगेशन निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा T2G4 Eg0। यह आपका D5 है तो T2G6 T2G5 Eg0। अगर D6 है तो T2G6 Eg0। अगर आपका D7 है तो T2G6 Eg1। जब ये पूरी फुलफिल्ड हो गई तब Eg में जाएगा। तो यहां होन्स रूल ओबे नहीं होगा, केवल वीक फील्ड लिगेंड्स है तो होन्स रूल ओबे होगा। और इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड में श्योर मिल जाता है, मोस्टली कई बार बोर्ड पेपर में आ चुका है। तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, या आपका केवल डायग्राम पूछ सकता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, जरा देख लीजिए। ये तो आपके मेटल आयन की डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम है तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए। जब ये लिगेंड्स के संपर्क में आएंगे तो कुछ समय तक तो ये सिमेट्रिकल रहेंगे। एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, स्फेरिकल और सिमेट्रिकल। तो यहां पे क्या हो जाता है कि ऑक्टाहेड्रल में वो लिगेंड्स के डायरेक्शन में कौन से आते थे, Eg सेट आ जाता था, वहां रिपल्सन ज्यादा होता था, उसकी एनर्जी हायर हो जाती थी। लेकिन इस केस में क्या होता है कि T2G इनके डायरेक्शन में आ जाते हैं, लिगेंड्स के डायरेक्शन में मेटल आयन के T2G ऑर्बिटल आ जाते हैं। तो T2G की एनर्जी हायर हो जाती है और Eg की एनर्जी लोअर हो जाती है।
तो इसको बोलेंगे T2G और यहां हो जाएगा Eg। तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, हायर, और इसकी एनर्जी क्या हो गई, लोअर, इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, इसके एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा टी से डिनोट करेंगे। वहां ऑक्टाहेड्रल था तो डेल्टा ओ, वो सब में ओ आ गया था, यहाँ टी पर टेट्राहेड्रल है। अब देखिए यहां पे इसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और यहां पे इसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां आएगा 2/5 और यहां आएगा 3/5। तो यहां माइनस साइन आपका शो कर रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इसका आएगा -0.6 डेल्टा टी, और इसका आ जाएगा +0.4 डेल्टा टी। दोनों में डिफरेंस आ गया होगा समझ में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G की एनर्जी हायर होती है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में Eg की एनर्जी हायर होती है। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, कोई बताएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा O एंड डेल्टा T? तो डेल्टा T इज इक्वल 4/9 डेल्टा O। ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है मींस बिग फील्ड लिगेंड्स है, जैसे इसमें D4 है, तो इसकी एनर्जी किसकी लोअर है, Eg की एनर्जी लोअर है और T2G की एनर्जी हायर है, तो इसका कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, एनीवन टेल मी? तो देखिए इसका हो जाएगा Eg2 T2G2। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, जिसकी एनर्जी लोअर होगी, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में निकालेंगे। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो 2 ज्योमेट्री इज पॉसिबल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लैनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ओनली ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 2 टाइप, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये आपकी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब यहां पे हम प्रश्न करते हैं कि कौन सा लिगेंड्स वीक है, कौन सा लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है, इसको कैसे पता करेंगे? तो लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड, लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड ए सीरीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के आधार पे सभी लिगेंड्स को अरेंज कर देते हैं, जो सीरीज मिलती है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन सा लिगेंड वीक है और कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। यहां पे आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स होता है वो कार्बोनिल होता है। इसके बाद कुछ लिगेंड्स आपको याद रखने, जैसे अमोनिया हो गया, आपका CN हो गया, आपका NO2 हो गया, ठीक है, EDTA हो गया, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स होता है, -4 चार्ज होता है, या NCS हो गया, या क्या हो गया, NCS। ये सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। अगर हमें स्ट्रॉन्ग पता है तो वीक ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में वो पूछ लेता है, तो हमें पूरा ऑर्डर देख के चलना चाहिए कि मतलब किस ऑर्डर पे अरेंज किए गए। अब आपको नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगी और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। हाँ, एक चीज और आप देख सकते हैं यहाँ पे, कभी कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, तो इससे क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कंपटीशन के लिए और उसको आप इजी वे पे कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय √n+2 Bm। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक्सप्रेस्ड इन बोर मैग्नेट्रॉन। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2-, तो इसमें निकेल आयन होगा और निकेल आयन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, तो
तो इसके लिए आपने ऐसे रख दिया 2 और n की वैल्यू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 कितना हो गया √8 और √8 का जब निकालेंगे तो इसका आएगा 2.83। अब ये वैल्यू आपको याद नहीं है तो इसके लिए सीधा सीधा आप एक फंडा यूज कर सकते हैं। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका आता 1.70 या 73 मान लीजिए, इसकी जो वैल्यू आएगी 1 और 2 के बिटवीन द वैल्यू 1 and 2। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू किसके बिटवीन होगी 2 and 3 के बीच, तो 2.83 हो गया। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू किसके बीच होगी 3 और 4 के बीच होगी, तो इसका आपका 3 पॉइंट समथिंग कर लीजिए, और 4 है तो इसका 4.90, तो इसकी वैल्यू 4 और 5 के बीच। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.92, तो इसकी वैल्यू किसके बीच आएगी 5 और 6 के बीच। अगर आप रूट की वैल्यू नहीं निकालना चाहते हैं तो इस तरह कोई ऑप्शन मिलता है। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5 और 6 के बीच की वैल्यू होगी, और मोस्टली जो वैल्यू होगी 0.70 के बाद की होती है, 0.70 के बाद की वैल्यू होगी। तो इतना आपको जे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे भी नीट में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+, तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 4 ऑप्शन आपके सपोज दैट ये 4 ऑप्शन गिवन दैट है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मींस इसकी वैल्यू 4 और 5 के बीच आएगी, तो 4.90 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप ट्रिक के द्वारा डायरेक्ट आंसर पता कर सकते हैं। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, और जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।